हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस सेशन में हम समझने वाले हैं आसियान को लेकर, ब्रिक्स को लेकर एंड बिम्स्टेक को लेकर स्पेशली, और शार्क को लेकर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है मैपिंग की दृष्टि से। सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। एंड आप इवन यूपीएससी और पीसीएस की एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेट मीन्स कि वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आप ऐसे में ज़रूर आप इस टॉपिक को समझें और अच्छे से एक आप आउटलाइन मैप पे आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म में आप इसको आप लिख भी सकते हैं। वॉट एवर जब आप लिटरली जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं कि सार्क्स क्या है या बिम्स्टेक क्या है, तो इनफैक्ट कई चीज़ें आपके मन में आएगी। तो हम उन सारी डाउट्स को इस क्लास में क्लियर करेंगे। एंड आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मैप से रिलेटेड और भी बहुत सारे जैसे इनिशिएटिव्स हुआ, पीआईबी की रिपोर्ट्स हुई, तो इनफैक्ट यूपीएससी के रिगार्डिंग मोस्टली आपको जो मतलब इमीडिएट चाहिए वो चीज़ें आप तक पहुंच जाएगी। एंड जो इम्पॉर्टेंट होगा सेगमेंट उसको हम ज़रूर देखेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक्स, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे कि ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स जैसे इसके फाउंडेड की बात करें तो 4 मेंबर्स इंटरनल ग्रुप इन 2006। ओके, तो 4 मेंबर्स इसके संस्थापक देश थे, वो आपको याद रखना है, जैसे ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, आपको ये याद रखना है। लेकिन अभी इसका नाम ब्रिक होता है, लेकिन जैसे ही रिनेम्ड इसका किया जाता है, ब्रिक्स किया जाता है 2010 में, यानी कि साउथ अफ्रीका जैसे ही ज्वाइन करता है आफ्टर इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। तो पहले ब्रिक नाम हुआ करता था जिसमें 4 संस्थापक देश थे, वो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ें 2010 में जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है इनफैक्ट, तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ जाता है। ओके, अच्छा, इसकी सेक्रेटरीट की बात करें तो नो परमानेंट सेक्रेटरीट। ओके, इसकी कोई अस्थाई एक तरह से देखेंगे कि सचिवालय नहीं होता है। मेंबर्स की बात करें तो 10 मेंबर्स ऑब्वियसली आपको पता होगा, 5 मेंबर्स तो यहाँ हमने देख लिया। बट इसमें एक चीज़ें और आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि सऊदी अरब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा, सऊदी अरब नहीं किया, बट इंडोनेशिया यहाँ पे होगा, राइट। जैसे इजिप्ट की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ईरान, इथोपिया एंड इंडोनेशिया। ओके, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ सऊदी अरब बॉक्स में आप देख रहे होंगे, तो सऊदी अरब एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फाइनली इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ईरान और इथोपिया, तो यहाँ पे 5 कंट्रीज। एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 कंट्रीज, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने हो गए ब्रिक्स में? 10। ओके, प्रपोजल क्या है, किस प्रपोजल से काम करता है? तो इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म अगेंस्ट वेस्टर्न अलायंस। तो जितने भी वेस्टर्न अलायंस हैं, जो गतिविधियाँ चलती है खासकर उसके अगेंस्ट में, कि कैसे एशियन को एक तरह से बेहतर रूप में किया जा सके, उसके पर्पज से काम करता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके पिलर्स और कॉपरेशन को समझना, वो हम समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी पर्पज से, ये इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह से कॉपरेशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। जैसे पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, तो वो चीज़ें तो है ही। इसके अलावा फिनेंशियल एंड इकोनॉमी, अगर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं तो आपस में जो उनका फिनेंशियल और जो इकोनॉमिक प्रपोजल होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होगा, जो आदान प्रदान होगा वो काफ़ी एक तरह से इम्पॉर्टेंट भी होगा। इसके अलावा बात करें तो कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कंटेक्ट, तो ये ब्रिक्स में जितने भी मेंबर्स हैं आपस में ये अपने कल्चरल को भी प्रमोट करते हैं एंड लोगों से लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। तो देयर आर मेनली 3 पिलर्स इन ब्रिक्स। आप यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक व्यूज एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट। ओके, एंड अगर बात करें हम ब्रिक्स रिप्रेजेंटेड, जैसे अगर ब्रिक्स की बात करें क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखेंगे वर्ल्ड का 24% ऑफ जीडीपी
ये अकेले ब्रिक्स जो है वो आपको देता है। इसके अलावा 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, इसकी जो जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड का 41% है। एंड अगर बात करें तो 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और वैश्विक जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इसमें इनकी जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वो 16% का है। तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो ब्रिक्स है वो कितना इम्पॉर्टेंट इकाई है। ओके, ब्रिक्स समिट की बात करें तो रूस 2009 में फर्स्ट, एंड 15th की बात करें तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, एंड 16 कजान रूस में हुआ था। ओके, एंड ब्रिक्स जो इनिशिएटिव्स चलता है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, इसके अलावा कंटीजेंट रिजर्व आर्गुमेंट अरेंजमेंट एंड ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कंसल्टेशन, इसके अलावा ब्रिक्स पे, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो ब्रिक्स के थ्रू चलाया जाता है। ये खासकर ये इसलिए भी चलाया जाता है ताकि ब्रिक्स की जो आपस जो 10 मेंबर्स हैं उसके बीच तो सामंजस्य स्थापित, जो एक तरह से कहेंगे कि वो ट्रेड को लेकर, फिनांस को लेकर, या फिर कल्चरल को लेकर, या फंडिंग को लेकर, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स से आपको इतनी चीज़ें इनफैक्ट ज़रूर याद रखना है। ओके, आई होप आपको ब्रिक्स समझ में आया होगा। एंड फाइनली आप वीडियोस को एक दो बार पोस्ट करके आप देखने का प्रयास करेंगे, डैट मीन्स वो आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बिम्स्टेक के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं कि बिम्स्टेक क्या होता है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे बिम्स्टेक की बात करें हम तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर बिम्स्टेक चार्टर 2024 कम इनटू फोर्स। ओके, तो बिम्स्टेक के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी जो एस्टेब्लिश हुई थी ये कब हुआ था, 1997 में, विथ सिंगिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। ओके, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसको एक तरह से एस्टेब्लिश किया गया था। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के अकॉर्डिंग देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे वही चीज़ें कर रहा है कि प्रमोट करता है कि इसको इकोनॉमिक को एंड कॉपरेशन को, पीस और स्टेबिलिटी, ये इम्पॉर्टेंट है, शांति और जो अस्थायित्व है उसके लिए ये काम करता है। ओके, इसकी सेक्रेटरीट की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में है। ओके, एंड बिम्स्टेक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके जो अपने सिद्धांत हैं वो क्या है, जैसे सोवर्निटी हुआ, इक्वलिटी हुआ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हुआ, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हुआ, नॉन इंटरफ्रेंस इन इंटरनल अफेयर्स हुआ, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस इटीसी हुआ। तो इससे पता चलता है कि बे ऑफ बंगाल क्रॉस, यानी कि बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करने के जो बाद वाला जो एरियाज़ आपके आता है, एंड आप देखेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है सॉवरेनिटी को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, एंड आप देखेंगे फेटर्निटी को लेकर। तो ये बिम्स्टेक्स को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बात हो रही है क्रॉस बे ऑफ बंगाल की। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो भारत कंट्रीज़ को होगा, बिकॉज जितने भी आपके नेबर कंट्रीज हैं उससे जब आप एक बेहतर रिलेशन रखते हैं, एंड उसको जब आप आपस में मिला कर रखते हैं, डैट मीन्स वो एक तरह से यूनिटी सोवर्निटी का काम करता है। तो आप उसको ज़रूर आप उसको एक बेहतर रूप में भी करते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा, ये 1997 में हुआ था, इसका नाम बिस्ट इसी था, आपको याद रखना है, राइट। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये 4 जो संस्थापक देश हैं, इनफैक्ट वो चीज़ें याद रखनी है। जैसे यहाँ पे इंडिया है संस्थापक देश, वो याद रखना है। इसका नाम आगे चल के जैसे 1987 में म्यांमार जैसे ज्वाइन करता है तो इसका नाम हो जाता है बिम्स्टेक। ओके, एंड बिम्स्टेक फाइनली होता है आफ्टर भूटान और नेपाल के ज्वाइन करने के बाद। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी फोकस एरियाज़ की, तो फोकस ये किन किन
पिलर्स पे करता है, तो वो चीज़ देख लेते हैं। एक तो ट्रेड को लेकर करेगा ही करेगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी चेंज, ओके, सिक्योरिटी पर्पज से एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और कनेक्टिविटी। तो ये 7 जो फोकस एरियाज़ है बिम्स्टेक के आपसी जो कंट्रीज़ हैं उसके बीच में ये संतुलन स्थापित करता है। एंड काफ़ी एक तरह से ये आपसी जो मिलजुल के जो पीसफुली एंड स्टेबिलिटी काम करता है, वो चीज़ें दिखाता है कि कितना इम्पॉर्टेंट ये इकाई है। ओके, तो फ्रेंड्स बिम्स्टेक भी आपको समझ में आया होगा। आप वीडियोज़ को पोस्ट करके ज़रूर आप देखेंगे तो इनफैक्ट वो चीज़ें आपको और भी बेहतर समझ में आएगी, और आप इस तरह से ड्रॉ कर भी सकते हैं। एंड आप फाइनली इसको 2-3 बार देखेंगे तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करें आसियान की, तो आसियान को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, आसियान की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे जैसे आसियान मोटो क्या है, आसियान समिट की बात करें, सेक्रेटरीट की बात करें, एस्टेब्लिश की बात करें, तो हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे एट बैंकॉक थाईलैंड, ओके, एस्टेब्लिश इसका हुआ था बैंकॉक थाईलैंड यानी कि 1967 में हुआ था। अगर बात करें सेक्रेटरीट की तो इसका सचिवालय कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशियन इंडिया समिट की बात करें तो 20 जकार्ता इंडोनेशिया, ओके, एंड 21st अभियंतियान लाओ पीडीआर, ओके, एंड एसयू मोटो की बात करें तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी के रूप में ये काम करता है। तो इनफैक्ट ये भी आपको याद रखना है। अगर टोटल मेंबर्स की बात किया जाए तो टोटल यहाँ मेंबर्स कितने हो गए, 10। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस। ओके, अच्छा, इसमें देखेंगे इंडिया कंट्रीज़ नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से संस्थापक देशों में भारत सम्मिलित है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, ब्रिक्स या फिर आसियान की बात करें या फिर बिम्स्टेक की बात करें, फिर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कितने युग्म सही है। तो आपको इनफैक्ट उस रेफरेंस में सोचना है, अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो डैट मीन्स कि वो चीज़ें आपको जेन्युइन समझ में आने लगेगी। तो आसियान में इंडियाज़ कंट्रीज़ नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो डायलॉग इसके पार्टनर्स हैं उसको भी याद रखना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ देखेंगे नीचे वाले कॉलम में चीन, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, यूके एंड यूएस। तो ये क्या है, इसके डायलॉग पार्टनर है। तो डायलॉग पार्टनर में भारत भी शामिल है, ये याद रखना है। अच्छा, इंडिया एशियान की जो एक तरह का आपस जो रिलेशन है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 1992 में देखेंगे इंडिया एज सेक्टोरल पार्टनर, एंड दूसरा बात करें 1996 में इंडिया एज अ डायलॉग पार्टनर। फिर 2002 में इंडिया एज अ समिट लेबर पार्टनर के रूप में। एंड अगर 2009 में देखेंगे तो एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट्स, आप देखेंगे अबाउट 11.3% ऑफ इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड। तो ये अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया उसका मेंबर नहीं होने के बावजूद भी वो डायलॉग के रूप में एक तरह से कितना उसको प्रमोट कर रहा है और कितना उसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी को प्रेजेंट भी कर रहा है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगेन 2010 में देखेंगे 3 एशियान इंडियाज़ प्लान्स ऑफ एक्शंस, ओके, यहाँ पे अलग अलग 3 प्लान्स चलाए गए जो अलग अलग ईयर को प्रेजेंट करता है। इसके अलावा 2015 में देखेंगे आप इंडिया एशियान CECA, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट को लेकर भी एक तरह से देखेंगे तो ये डायलॉग पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका को निभाता है। ओके, एंड फाइनली अगर हम बात करें तो आसियान से इतनी कंपोनेंट्स तो आपको याद रखना है। ओके, एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड रीजनल स्टेबिलिटी इन द रीजन, तो ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड फाइनली ये प्रमोट किसको करता है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड रीजनल स्टेबिलिटी को पर्पज से एक तरह से ये काम करता है।
तो आई मीन आपको बिम्स्टेक भी समझ में आया होगा। मैं अगेन बोलूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप देखेंगे कि बहुत इजी वे में हम एक एक करके ऑर्गेनाइजेशन को देख लेंगे। तो ऐसे प्रीलिम्स की एग्ज़ाम से पहले तक हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इम्पॉर्टेंट जो पीआईबी की रिपोर्ट आएगी उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ओके, एंड फाइनली अब हम थोड़ा समझ लेते हैं शार्क को लेकर कि शार्क एक्चुअल में क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 to 2027 अनाउंस बाय आरबीआई। जैसे शार्क को लेकर आरबीआई ने एक तरह से करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के बारे में बात किया गया है आरबीआई के द्वारा, जो कि 2024 से 2027 तक के बिटवीन में रहेगा। जैसे अगर हम एस्टेब्लिश की बात करें इसका, ओके, तो शार्क, ओके, शार्क चार्टर में देखेंगे आप यहाँ पे ढाका एंड 1985 में इसकी एस्टेब्लिश हुई थी। अगर हम इसके सचिवालय की बात करें, सेक्रेटरीट की बात करें, तो काठमांडू आप यहाँ देख सकते हैं नेपाल में। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी अगर इकाई है तो वो किस मोटिव से काम करता है, किस पर्पस से काम करता है, किस उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रमोटिंग वेलफेयर पीपुल थ्रू एक्सेलरेटेड सोशल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। तो ये इस पर्पस से काम करता है, खासकर वेलफेयर ऑफ पीपुल, यानी कि लोगों के जन कल्याण के लिए। एंड अगर हम बात करें तो जो एक तरह से सोशल जो प्रोग्रेस होगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो एक तरह से देखेंगे कि कई कंट्रीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसका तो इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक को काफ़ी एक हाई लेवल पे लेके जाना एंड लोगों से लोगों को कनेक्ट कराना। इसके अलावा जो सोशल प्रोग्रेस होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, उस पर्पज से भी वो काम करेगा। तो स्पेशली हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वेलफेयर ऑफ पीपुल, यानी पीपुल की कल्याण के लिए, और सोशल जो एक तरह से जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाते हुए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक देखेंगे विकास, उसकी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका को ये निभाता है। ओके, इंडिया शार्क के बिटवीन में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल पिलर टू इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडियाज़ खासकर शार्क को लेकर नेबरहुड पॉलिसी का यूज़ करता है। तो इनफैक्ट ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं आपको। आप यहाँ देखेंगे इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ओके, एंड अगर हम बात करें शार्क की इनिशिएटिव्स की, तो वो भी आपको याद रखना है। जैसे शाफ्ता 2006 में, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट 2007 में, शार्क फूड बैंक 2010 में, शार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड 2010 में, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली। ओके, तो ये कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो शार्क के थ्रू चलाया जाता है। ओके, एंड हम यहाँ पे थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। इम्पॉर्टेंट टू नो, शार्क हैज़ बीन लार्जली dysfunctional since 2016 due to concern about cross-border terrorism. 19th summit scheduled to be held in Pakistan was cancelled। तो फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे उन चीज़ों को, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, उसके अगेंस्ट में भी ये काम करने का प्रयास करता है एंड खासकर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करने का वो प्रयास भी करता है। तो इनफैक्ट ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको याद रखना है। एंड फाइनली अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये आए दिन ऑलवेज न्यूज़ में रहता है। तो अगर बात की जाए जैसे यूपीएससी की, तो आप एग्ज़ामिनेशन अगर देखेंगे, आप उसके पैटर्न्स को देखेंगे, उसके ट्रेंड्स को देखेंगे, तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी कि इकाई यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इनफैक्ट ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से देखेंगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप मैप की दृष्टि से जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा हम लोग यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।